हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रीजनरेशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में किस तरीके से रीजनरेशन होता है ये बात हमें देखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं रीजनरेशन 4 टाइप के होते हैं और हाइड्रा में जो रीजनरेशन देखा जाता है वो बेसिकली देखा जाता है मॉर्फल एक्सिस टाइप का रीजनरेशन। ठीक है, लेकिन हाइड्रा में सिर्फ मॉर्फल एक्सिस ही नहीं होता है, हाइड्रा में एपीमॉर्फोसिस भी होता है। कैसे होता है, किन जगहों पे दोनों रीजनरेशन होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइड्रा के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, तब समझेंगे कि उसमें रीजनरेशन कैसा होता है। तो देखिए, हाइड्रा नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका, फ्रेश वाटर में रहता है ये, और ऐसे इसकी बॉडी होती है। ठीक है, ये एक हाइड्रा है। हाइट इसकी 0.5 सेंटीमीटर होती है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। और इसकी बॉडी में बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये वाली बात नहीं, ये सारे टेंटेकल्स। ठीक है, टेंटेकल्स में कुछ पॉइजनस सेल्स होती है, नाइडोब्लास्ट। वो क्या करती है, उसको प्रे को कैप्चर करने में मदद करती है। वो नाइडोब्लास्ट, ये सब टेंटेकल्स क्या करता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए यहाँ पे आया तो इसमें लगा देगा इसको, वो मर जाएगा और उसको फिर खा लेगा ये। तो ये टेंटेकल्स है। ये होता है हाइपोस्टोम। क्या है ये? हाइपोस्टोम या माउथ। ठीक है, ये होता है फुट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, बेसल डिस्क। इसकी मदद से ये हाइड्रा जो होता है किसी भी रॉक की सरफेस पे या फिर प्लांट की सरफेस पे चिपकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, ये टेंटेकल्स और ये हाइपोस्टोम वाला हिस्सा लेकर, इतना हिस्सा, ये हिस्सा आता है हेड में। ठीक है, ये हिस्सा पूरा क्या है, हेड है। और ये हिस्सा तो फुट है ही, ये फुट है, बेसल डिस्क या फुट। और ये जो हिस्सा है ये बॉडी ट्रंक आ जाएगा, इसको बॉडी कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी, ये ट्रंक है या फिर कॉलम है। ठीक, कितनी बात हो गई। अब क्या है कि इसकी एक्सिस की अगर बात करें तो देखिए, इसको जो हेड वाला हिस्सा है तो हम उसको एपिकल कह सकते हैं, हेड वाले हिस्से को हम एपिकल कहते हैं। तो ये एपिकल और ये बेसल, तो अगर हम इसकी बॉडी एक्सिस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एपिकल बेसल एक्सिस है। ठीक है, कौन सी एक्सिस है? एपिकल बेसल एक्सिस है। ठीक, ऊपर से नीचे तक की एक एक्सिस है। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ये प्रॉक्सिमल है, क्योंकि ये जमीन वाले हिस्से से चिपका हुआ है तो ये प्रॉक्सिमल, और ये डिस्टल, तो क्या कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस है। ठीक है, इतनी देर में हमने क्या बात की कि हाइड्रा एक नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करने वाला फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, बॉडी में ये हाइपोस्टोम होता है और टेंटेकल, इन दोनों पार्ट को मिला के हेड बनता है। और ये फुट होता है या फिर बेसल डिस्क, और इसकी मदद से ये हाइड्रा किसी भी सरफेस पे स्टिक करता है, चिपकता है। डन। फिर ये होता है ट्रंक या फिर बॉडी कॉलम, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब इसमें रीजनरेशन वाली प्रोसेस जो है वो क्या होती है कि सबसे पहले 1740 में ट्रैम्बले ने हाइड्रा में रीजनरेशन नोटिस किया और डिस्क्राइब किया। उन्होंने क्या किया था ना, 40 पीसेस कर दिए थे हाइड्रा के, और 40 पीस जो थे हाइड्रा के, सारे हाइड्रा बन गया उसमें। तो बहुत ही अच्छी खासी रीजनरेशन की कैपेसिटी है इसके पास। तो हमने भी वही देखना है कि ये रीजनरेशन होती कैसे। तो देखिए, इसके पास और कोई हिस्सा तो है नहीं, इधर कोई हाथ पैर तो है नहीं, मतलब पैर तो है, हाथ इधर नहीं है, मतलब इधर इधर कुछ स्ट्रक्चर नहीं, एक ही स्ट्रक्चर है इसके पास, एपिकल बेसल एक्सिस ही है। ठीक, हेड वाला हिस्सा, हाइपोस्टोम और टेंटेकल्स को मिला के हेड वाला हिस्सा, और ये फुट वाला हिस्सा। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रा में रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन होता कैसे है ये बात अब हम देखते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट जब किए गए, किसी बात को पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया ना, तो क्या हुआ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से पहले एक और बात हम थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रा डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब इसके पास दो जर्म लेयर्स है। एक क्या है, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे देखिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे, ये दिख रहा है। ये ऊपर वाली जो है ग्रीन वाली, ये एक्टोडर्म है, और एक और लेयर होगी हमारे पास, तो ये समझिए इतना अच्छा नहीं है तो विजिबल तभी भी है। ये जो वायलेट में दिख रही है ये क्या है, दूसरी एंडोडर्म।
हाइड्रा क्या है, एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और इसके पास बॉडी में दो जमले हैं, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं है इसके पास। एक मीजोग्लिया स्ट्रक्चर होती है नॉन सेलुलर, लेकिन वो मीजोडर्म नहीं होती, ट्रू मीजोडर्म नहीं होती है। इस एक्टोडर्म में ना जो बाहरी वाला लेयर होता है, एक्टोडर्म सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, उसमें कुछ इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स होते हैं। जैसे मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ उसको, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। तो इस एक्टोडर्म में ना कुछ क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स होती हैं। होता ये डिप्लोब्लास्टिक ही है, बस इसके पास एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ठीक है। लेकिन एक्टोडर्म में ना कुछ, एक्टोडर्म मतलब ये लेयर है एक्टोडर्म, उसमें कुछ इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, वो होते हैं मल्टीपोटेंट होती है, ठीक है। वो कई तरह के सेल्स बनाती है, न्यूरॉन सेल, निमेटोसिस्ट, ये वगैरह जो भी सेल्स हैं ये सारे ये बनाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं रीजनरेशन पे। कैसे होता है रीजनरेशन, तो देखिए फिर से हाइड्रा बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इसी से हमें पता चलेगा हाइड्रा में रीजनरेशन कौन करवाता है, कैसे होता है। तो देखिए क्या हुआ ना कि एक लिया गया ये हाइड्रा, ये है हमारा होस्ट हाइड्रा, मतलब हम इसमें कुछ इम्प्लांट करेंगे। और ये है हमारा क्या है, डोनर हाइड्रा। इसके टेंटेकल्स और इसके टेंटेकल्स, ठीक है। अब क्या किया गया ना, ये वाला हिस्सा हेड है पूरा, ठीक है। तो क्या किया गया, यहाँ पे जो हाइपोस्टोम वाला रीजन है ना, हाइपोस्टोम का टिश्यू उठा के यहाँ से, समझिए, यहाँ हाइपोस्टोम का टिश्यू उठा के यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया। यहाँ पे इस हिस्से में, ट्रंक वाले हिस्से में इम्प्लांट कर दिया गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक नया हाइड्रा का जन्म हुआ, एक नई बॉडी एक्सिस बन गई। मतलब ये प्राइमरी बॉडी एक्सिस है एक, और दूसरी अगर बॉडी एक्सिस इसमें से निकलेगी तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी बॉडी एक्सिस। तो यहाँ पे एक नया हाइड्रा हो गया, क्या कहते हैं, बन गया। और वो भी किस तरीके से, हाइपोस्टोम बाहर की तरफ था, मतलब ऐसे समझिए। और यहाँ से एक नया बन गया हाइड्रा, और किस तरीके से, ऐसे हाइपोस्टोम टेंटेकल्स वगैरह बाहर की तरह थे, ठीक। ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। दूसरा में क्या हुआ, दूसरा में फिर से एक होस्ट हाइड्रा लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक डोनर हाइड्रा तो है ही। अब इस डोनर हाइड्रा का ना यहाँ से वो लिया गया, फुट वाले एरिया से, बेसल डिस्क वाले एरिया से टिश्यू लिया गया और यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया इस होस्ट हाइड्रा में। तो फिर क्या हुआ, इस होस्ट हाइड्रा में फिर से एक नई हाइड्रा की बर्ड हो गई, लेकिन किस तरीके से हुई, अब इसका बाहरी हिस्सा फुट वाला बना था। समझ पा रहे हैं, बाहरी हिस्सा ये एक्सटेंड जो कर रहा है, बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है वो फुट बना था। जब हमने हाइपोस्टोम का टिश्यू लिया, यहाँ पे हाइपोस्टोम का टिश्यू लिया और यहाँ पे इम्प्लांट किया, तो नया हाइड्रा बना। और क्या बना था उससे, फुट हेड बना था, हेड वाला हिस्सा बना था, ठीक है। उसमें से हाइपोस्टोम और टेंटेकल्स बने, तो मतलब हेड बना था। जब हमने फुट वाले टिश्यू लिए तो क्या हुआ, नया बड बना, लेकिन फुट एक्सटेंड कर रहा था, उसमें से बाहरी क्या निकला हुआ था, फुट निकला हुआ था। नेक्स्ट फिर क्या किया गया, फिर से एक हाइड्रा लिया गया, डोनर हाइड्रा, सॉरी यहाँ पे होस्ट हाइड्रा और यहाँ पे डोनर हाइड्रा। अब क्या किया गया ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा हाइपोस्टोम का भी लिया गया और फुट का भी लिया गया, दोनों बराबर मात्रा में लिए गए और इम्प्लांट कर दिए गए। जब दोनों इक्वल मात्रा में लिया गया ना तो कुछ नहीं हुआ। इसमें से एक्चुअली तीन केसेस हुए, एक तो हुआ कि कोई हाइड्रा बना ही नहीं, नया हाइड्रा नहीं बना, ठीक, मतलब यहाँ से। और अगर बना भी ना तो बहुत वीक, किसी में थोड़ा सा फुट वाला हिस्सा निकला था, किसी में थोड़ा सा हेड वाला हिस्सा निकला था, मतलब ठीक ठाक नहीं हुआ, अच्छा नहीं बना था। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाइड्रा जो रीजनरेट कर रहा है, जब हम उसमें हाइपोस्टोम का टिश्यू डाल रहे हैं तो एक नया हेड एक्सटेंड हो रहा है, मतलब नया हाइड्रा बन रहा है और एक्सटेंड हेड की तरफ कर रहा है। मतलब हाइड्रा की बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ है जो हेड बनाने के लिए है, ठीक है। फिर ऐसे ही जब हम फुट वाला टिश्यू डाल रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं, तो नया हाइड्रा बन रहा है और फुट एक्सटेंड कर रहा है बाहर की तरफ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो फुट बनाने के लिए मददगार है, ठीक है। जब हम
तो ये बात तो पता चली कि दोनों चीज़ें हैं, एक कोई चीज़ हाइड्रा की बॉडी में हेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हेड बनाने वाला मॉलिक्यूल है, और एक ही चीज़ क्या है, फुट बनाने वाला मॉलिक्यूल है। और इस हिस्से में क्या हुआ, जब हमने दोनों का टिश्यू हम डाल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चली कि हाइड्रा की बॉडी में रीजनरेशन कैसे होता है, नई एक्सिस कैसे बनती है, क्योंकि हाइड्रा की बॉडी में एक फुट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है तभी तो हेड बना रहा है, और कोई फुट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है जो फुट बनाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो हमें ये पता चली क्या कि हाइड्रा की बॉडी में हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है, हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं, और फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहे हैं अभी, क्योंकि लिखा है, क्या हुआ, कट क्यों गया, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो ये बात हमें पता चल गई ना कि हाइड्रा में रीजनरेशन कैसे होता है, ये बात पता चली कि फूड एक्टिवेशन होता है तो वो फुट बनाता है, और हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट क्या बनाता है, हेड बनाता है। अब ये चीज़ होती कैसे है, और जब हम दोनों को टिश्यू को मिला रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अगर बन भी रहा है नया एक्सिस तो कमजोर क्यों बन रहा है, वीक इंडक्शन क्यों हो रहा है, ये बात समझते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पे हाइड्रा बनाते हैं बड़ा सा, देखिए ये हाइड्रा है और ये इसके टेंटेकल्स है। होता क्या है ना कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता कर लिया कि हाइड्रा की बॉडी में क्या होता है, एक हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होता है हाइपोस्टोम वाले रीजन में, क्योंकि हम हाइपोस्टोम वाला टिश्यू निकाल रहे हैं तो हेड बन रहा है ना, और एक फुट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होता है या ग्रेडियंट होता है फुट वाले रीजन में। तो होता क्या है कि हाइपोस्टोम वाला रीजन, चूंकि ये वाला हेड वाला हिस्सा यहाँ तक हाइपोस्टोम वाले में आ जाएगा, तो हाइपोस्टोम वाले रीजन में होता है हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल। और क्या होता है ना कि यहाँ पे इतने हिस्से में जो हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल का ग्रेडियंट है, हेड एक्टिवेशन जो ग्रेडियंट है, जो हेड बनाने के लिए मददगार है, रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके क्या होता रहता है, डिक्रीज होता, धीरे धीरे करके क्या होता रहता है, डिक्रीज होता जाता है। कितना डार्क हो गया ये, डिक्रीज होता जाता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा और फिर डिक्रीज होता जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो होता है फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट होता है मॉलिक्यूल फुट बनाने के लिए, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये भी धीरे धीरे करते करते क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है, पहले इतना डिक्रीज, फिर इतना, फिर इतना, फिर एक जगह इस टाइम ऐसा आता है ना कि यहाँ पे देखिए इस हिस्से में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है हेड वाले की, और इस हिस्से में कंसंट्रेशन है फुट वाले की ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो हेड वाले का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट कम हो रहा है। और एक हिस्से में ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, ट्रंक वाला हिस्सा ना, यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है, दोनों का कंसंट्रेशन हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल का भी और फुट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल का भी बराबर होता है। इसीलिए जब बराबर होता है तो अपने आप कोई नया बर्ड नहीं बन जाती, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो वो बोलेगा भाई हम दोनों बराबर है तो तू कैसे हेड बना लेगा, वो बोलेगा तू अपना फुट कैसे बना लेगा, तो नहीं बनता है कोई नया मॉलिक्यूल। लेकिन जब आप ऊपर से कोई टिश्यू आप डाल देते हैं, आप बताइए एक्स्ट्रा आप हेड बनाने का टिश्यू डाल देंगे तो उसको तो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ गई, तो वहाँ पे हेड बन जाता है। इसी तरीके से आप अगर ऊपर से फुट का कंसंट्रेशन डाल देते हैं ज़्यादा टिश्यू का, तो फुट बन जाती है, तो फुट बन जाएगी क्योंकि उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। और उस केस में क्या होगा, जब दोनों में आप बराबर डाल रहे हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पे बराबर कंसंट्रेशन में है और फिर से बराबर वाला ही डाल रहे हैं कंसंट्रेशन, तो कैसे होगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को एक बार और समझिए कि क्या है, मान लीजिए ये कंसंट्रेशन वाला ही बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे समझिए ना कि यहाँ पे हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल यहाँ पे 100 है, ठीक है, फिर आते आते 70 हो गए, फिर यहाँ पे आते आते 60 हो गए, फिर यहाँ पे आते आते 50 हो गए, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी फुट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल 100 है, फिर यहाँ पे 70 हो गए, फिर आते आते यहाँ पे 50 हो गए। तो यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे इतने इतने हिस्से में क्या हो जा रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन जो ट्रंक वाला हिस्सा है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जा रहा है। दोनों का फूड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल भी कितना है, 50 है, और हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल भी 50 है, तो कोई नया वर्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा भी एक या दो एक्स्ट्रा इसमें टिश्यू डाल रहे हैं अगर हेड एक्टिवेशन वालों का, तो वो 50 से 51 हो गया, वो बनाएगा अपना हेड।
फिर अगर आप फुट का टिश्यू डालेंगे तो वो भी उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो क्या बनेगा, फुट बन जाएगा। ठीक, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इतनी देर में हमने क्या समझा कि हाइड्रा में रीजनरेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म भी हमने देख लिया। कंसंट्रेशन वाली आप बात समझ लीजिएगा कि बीच में एक्चुअली दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, इसीलिए आप नया जब टिश्यू डालते हैं तो जनरेट कर जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल की बात होगी, तो अभी इतना जो चीज़ हमने देखा एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि जो इसमें लिखा है तो वो सब कुछ मैंने बता दिया। तभी भी देखिए, हाइड्रा एक डिप्लोप्लास्टिक फ्रेश वाटर नाइडेरियन है जिसके पास हेड होता है इसके डिस्टल एंड पे और फुट होता है इसके प्रॉक्सिमल एंड पे। ठीक, हमने बात की यहाँ पे नीचे ये प्रॉक्सिमल एंड, ये डिस्टल एंड। जो फुट और बेसल डिस्क होती है वो क्या करती है, उसको स्टिक चिपकने के लिए मदद करती है रॉक या फिर प्लांट्स के सरफेस पे। जो हेड होता है उसमें हाइपोस्टोम होता है और रिंग ऑफ टेंटेकल्स होते हैं। सेल मूवमेंट पाई जाती है हाइड्रा की बॉडी में एक्सेप्ट टू एक्सट्रीमिटीज, और द सेल्स ऑफ बॉडी कॉलम आर कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग माइटोसिस एंड इवेंचुअली डिस्प्लेस्ड टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉलम फ्रॉम विच दे आर शेड। ये बात क्या लिखी है इस वाले पैराग्राफ में, क्या बात लिखी है ये वाली तो समझ में आ गई होगी आपको आई थिंक। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे ना, ये हाइड्रा की बॉडी में ना कॉन्स्टेंटली माइटोसिस चलता रहता है। पूरी बॉडी में होता क्या है कि जैसे हमारे हाइड्रा की बॉडी में सेल मूवमेंट्स होता रहता है। देखिए हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए क्या होता है कि स्किन शेड करती है, कोई सेल शेड करता है, मान लीजिए स्किन वाला। स्किन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम कहते हैं ना कि गर्मियों में काले हो जाते हैं, ठीक है, धूप में रहने की वजह से। तो फिर वो बाद में टाइम के साथ रीस्टोर हो जाता है ना, हमारा जो रियल होता है, जो ओरिजिनल शेड होता है वो आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, वो जो काला हुआ रहता है, टैन हुआ रहता है, तो वो शेड हो जाता है स्किन। तो हमारा जो है ना, जहाँ से वो टैन हुआ है, जहाँ पे काला बना था, हिस्सा हुआ था, तो वहीं होता है ना, बाद में कहीं वो फ्लोट करके कहीं और तो नहीं चला जाता है। तो वो मूवमेंट नहीं करता उतना, जहाँ जहाँ से शेड हो, इस जगह पे है वहीं से शेड होता है वो। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है ना, जो शेड करनी होती है तो वो एक्सट्रीमिटीज़ पे जाके शेड होता है। मान लीजिए यहाँ कोई सेल है, इसको शेड होना है, तो ये या तो यहाँ पे जाके शेड होगा हाइपोस्टोम पे, या फिर फुट वाले हिस्से में एक्सट्रीमिटी पे आके शेड होता है। यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये हाइड्रा के कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, यही एग्जिस्टेंस ऑफ ए हेड एक्टिवेशन एंड फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट, कि हाइड्रा की बॉडी में रीजनरेशन कैसे होता है, क्योंकि एक हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है जो हेड बनाता है और एक फुट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है जो फुट बनाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवरी पोर्शन ऑफ हाइड्रा बॉडी कॉलम अलोंग द एपिकल बेसल एक्सिस इज पोटेंशियली एबल टू फॉर्म बोथ द हेड एंड फुट। मतलब हाइड्रा की बॉडी कैपेबल है उस बनाने के लिए, उसका पूरा पोर्शन कोई भी हेड बनाने के लिए, फुट बनाने के लिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि पोलैरिटी होती है हाइड्रा की बॉडी में, सर एक हिस्से पे रहेगा, पैर एक हिस्से पे रहेगा। और क्यों होती है, तो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स होते हैं। वही मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स की बात कर रही है, फुट एक्टिवेशन की और फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट की, और इसकी हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट की। ठीक है, तो यहीं पे दिया एविडेंस फॉर सच ग्रेडियंट। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ से किया ना, यही वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और इस एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे रिजल्ट है कि दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड टू इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेड एक्टिवेशन एंड अ फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट। और हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट हाईएस्ट कहाँ होता है, हाइपोस्टोम वाले रीजन में, और फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट कहाँ हाईएस्ट होता है, बेसल एक्सिस वाले रीजन में। तो आई होप ये चीज़ तो समझ में आएगी, क्योंकि हमने सारी बात की कैसे होता है कैसे नहीं होता। और यही चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी करके देखा, यहीं पे उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, हाइपोस्टोम का टिश्यू लिया था तो यहाँ पे हेड बन गया था। फिर दूसरे केस में बेसल डिस्क का टिश्यू लिया था तो यहाँ पे फुट बन गया था। तीसरे केस में हमने क्या किया था, दोनों को बराबर मात्रा में ले लिया था, तो या तो कुछ नहीं बना, या फिर या तो थोड़ा सा फुट बना था, या फिर थोड़ा सा बेस बना था, हेड बना था। यही एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है कुछ हाइड्रा की बॉडी में, ग्रेडियंट है जो वो हेड बनवाते हैं। वो मॉलिक्यूल है क्या, ये हमें देखना है, वो मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो देखिए द हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट कैन बी measured by implanting rigs of tissue from various level of a donor hydra into a particular region of the host hydra। ये बात कह रहा है कि अगर आपको पता करना है कि हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है हाइड्रा की बॉडी में, तो आप पता कर सकते हैं किस तरीके से, किसी होस्ट हाइड्रा में इम्प्लांट करके, जैसे हमने अभी पता किया। द हायर द लेवल ऑफ हेड एक्टिवेशन इन डोनर टिश्यू, द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ इम्प्लांट दैट विल इंड्यूस अ न्यू हेड। जितना हायर अमाउंट होगा हेड एक्टिवेशन का, उतना बढ़िया क्या होगा, इम्प्लांट होगा, बढ़िया हाइड्रा बनेगा।
कौन कौन से होते हैं, देखिए अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होते कौन से हैं। देखिए द हेड एक्टिवेशन फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हेड। हेड एक्टिवेशन जो फैक्टर होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं हेड में एंड डिक्रीजेज लीनियरली टुवर्ड द बेसल डिस्क, और बेसल डिस्क की तरफ से घटते जाते हैं। ये वाली चीज़ आपको समझिए कि एक बार रुकिए मैं फिर से यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रा है अगर, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, तो हेड एक्टिवेशन कॉन्सेंट्रेशन ना ऐसे डिक्रीज करता जाता है ऐसे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर धीरे कम फिर थोड़ा सा कम करते, तो धीरे 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 डिक्रीज करता जाता है लीनियरली की तरफ। ये भी हमने बात की वैसे। अब देखिए 3 पेप्टाइड्स, 3 पेप्टाइड है हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल। कौन कौन से? 2 ऑफ देम है हेडी है, हेड है। हेडी और हेड क्या करवाते हैं, वो हेड फॉर्मेशन करवाते हैं और इनिशिएशन ऑफ बर्ड करवाते हैं। और जो तीसरा होता है वो HYM हिम 301 होता है, जो टेंटेकल्स के नंबर को रेगुलेट करता है कि इस हेड में कितने टेंटेकल्स होंगे। तो हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल क्या होता है हाइड्रा में? 3 हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होता है? एक हेडी होता है और दूसरा हेड होता है। ये दोनों हेड फॉर्मेशन करवाते हैं और बर्ड का इनिशिएशन करवाते हैं, बर्ड फॉर्मेशन का। और तीसरा हिम 301 होता है, HYM 301, जो टेंटेकल्स के नंबर को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हो गया। अब चीज़ है हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट। देखिए हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट जो है तो हेड बनाएगा, एक्टिवेट करेगा बनाने के लिए उसको। हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए हाइड्रा की बॉडी में एक ही सर होता है और एक ही पैर होता है। तो कुछ हाइड्रा की बॉडी में ऐसी चीज़ है, क्यों, जब देखिए हाइड्रा की बॉडी के पास क्या, क्योंकि ग्रेडियंट अगर हाइड्रा ऐसा है तो यहाँ तक तो ग्रेडियंट तो भरपूर है ना, भले ही कम मात्रा में है, तो उसको हर जगह सर बना लेना चाहिए भाई, क्यों नहीं बना लेता है? हर जगह पैर बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रा की बॉडी में एक हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट नाम की भी चीज़ होती है, जो उसको फालतू का सर बनाने से मना करती है। तो इस बात का पता कैसा चला कि हाइड्रा की बॉडी में हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट नाम की भी चीज़ होती है, तो इसको भी पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तभी पता चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया ना, देखिए क्या किया गया कि हाइड्रा की बॉडी एक वो लिया गया डोनर हाइड्रा और ये होस्ट हाइड्रा। डोनर हाइड्रा की जो हाइपोस्टोमल हेड वाला रीजन है, तो इसको यहाँ से टिश्यू लिया गया, हाइपोस्टोम वाले रीजन से टिश्यू लिया गया। देखिए हाइपोस्टोम भले यहाँ पे, लेकिन रीजन तो उसका है ना, टिश्यूज उतने होंगे ना, तो यहाँ से टिश्यू जब लिया गया और इसको एक होस्ट हाइड्रा में डाला गया, तो और उसके पास ये पूरा सर था, बढ़िया टेंटेकल्स थे, तो क्या हुआ, नया नहीं बना, कोई नई एक्सिस, कोई नया हाइड्रा नहीं बना। फिर क्या किया, फिर से डोनर हाइड्रा लिया गया। डोनर हाइड्रा मतलब उसका हम टिश्यू ले रहे हैं, उसका फिर सेम जगह से, यहाँ से हाइपोस्ट्रोम वाले रीजन से हमने टिश्यू लिया और एक ऐसे हाइड्रा में डाल दिया जिसका हमने सर काट दिया था। ठीक है, सर काट दिया था। देखिए यहाँ पे टेंटेकल्स वगैरह कुछ नहीं, हाइपोस्ट्रोम नहीं है, तो यहाँ पे नया सर बन गया था। ठीक है, फिर तीसरा क्या किया, यहाँ पे डोनर हाइड्रा, यहाँ पे होस्ट। तीसरा लिया गया, यहाँ पे हमने टिश्यू लिया हाइपोस्ट्रोम वाले रीजन से ही, उसको यहाँ पे एकदम नीचे ट्रंक वाले हिस्से में नीचे हमने इम्प्लांट कर दिया, तो नया हेड बन गया। तो इन सारे एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जब आप हाइपोस्ट्रोम वाले रीजन में, सर वाले रीजन में, हेड वाले रीजन में ही अगर आप हाइपोस्ट्रोम बना टिश्यू डाल रहे, हाइपोस्ट्रोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेड बनाने के लिए। ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाइपोस्ट्रोम रीजन में हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है। हेड एक्टिवेशन जो ग्रेडियंट है, हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है, वो 3 है, वो चीज़ है जो काम करवा रहे हैं, लेकिन पूरा हाइपोस्टोम टिश्यू में ही वो सारी चीज़ है ना, तो हाइपोस्टोम ही सर बनवाएगा, हेड बनवाएगा। तो क्या होता है, जब आप हाइपोस्टोम का ही टिश्यू लेते हैं और हाइपोस्टोम वाले रीजन में ही, हेड वाले रीजन में ही आप इम्प्लांट करते हैं, तो नया हेड नहीं बनता है। लेकिन अगर वहीं आप दूसरा हाइड्रा लेते हैं जिसका सर काट देते हैं, उसमें सर बनता भी है और नया हाइड्रा भी बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है जो 2 सर बनने से, 2 हेड बनने से रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है उसको कि तुम्हें 2 सर नहीं बनाना, एक सर है बढ़िया भी अच्छा खासा, अगर सेप नहीं है, हेड नहीं है, तभी नया हेड बनेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट के बारे में पता चला। ठीक है, ठीक है।
तो क्या था इसमें कि द टिश्यू ऑफ हाइड्रा बॉडी कॉलम कैन फॉर्म अ हेड बट इट इज़ इम्पॉसिबल इफ देयर इज ऑलरेडी एन इंटैक्ट हेड। टिश्यू जो है हाइड्रा बॉडी की वो क्या करती है, हेड बना सकती है, लेकिन अगर पहले से सिर है तो दूसरा नहीं बनाएगी वो सिर। 1926 में रैन और उनके कलीग्स जो थे उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पता करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट किसके बारे में लिखा है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट बनाया नहीं मतलब बताया मैंने क्या किया, जो पहले कर चुके हैं अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहीं पे चीज़ देखिए कि द होस्ट हेड अपीयर्स टू मेक एन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट्स द ग्राफ्टेड टिश्यूज फ्रॉम फॉर्मिंग अ हेड एंड सेकेंडरी एक्सिस। जब होस्ट के पास सिर है और आप फिर से उसके सिर बनाने के लिए, हेड बनाने के लिए हाइपोस्टोम टिश्यू डाल रहे हैं, तो होस्ट टिश्यू में कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको मना कर रही है कि नया सर नहीं बनाना है। हाउएवर एवर सब हाइपोस्टोमल टिश्यूज ग्राफ्टेड टू डीकैपेसिटेड हेड सेकेंड एक्सिस इज फॉर्म। लेकिन जब आप किसी डीकैपिटेटेड हाइड्रा में डाल रहे हैं जिसका सर काट दिया है तो नई एक्सिस बन जा रही है। तो a gradient of this inhibitor appears to extend from the head down the body column and can be measured by grafting subhypostomal। तो अब ये बात करें, ये बात समझ में आई ना कि कुछ हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट नाम की चीज़ होती है हाइड्रा में जो नया सर बनाने से मना करती है जब पहले से अगर इंटैक्ट हेड हो तो होता कैसे, काम कैसे करता है देखिए। हाइड्रा बनाना पड़ेगा फिर से। देखिए हमने कहा कि इस वाले हेड वाले हिस्से में क्या है, हाइपोस्टोम होता है। हाइपोस्टोम वाला ये हाइपोस्टोम है, ये वाला इस हाइपोस्टोम टिश्यू सब यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होता है, हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट होते हैं। यहीं पे सेम हेड इनहिबिशन मॉलिक्यूल भी होता है, तभी तो हम यहाँ पे जब ग्राफ्ट कर रहे हैं तो नया हाइड्रा नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल भी होता है हाइपोस्टोम में और हेड इनहिबिशन मॉलिक्यूल भी होता है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल हमने कहा कि यहाँ पे मात्रा ज़्यादा होती है और धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, घटता जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। जो हेड इनहिबिशन मॉलिक्यूल होता है ना वो बहुत ही तुरंत फटाक से गायब होता रहता है। मतलब ये अगर हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल यहाँ पे इतनी मात्रा में मौजूद है तुरंत फटाक से खत्म हो जाता है। मतलब उसकी कंसंट्रेशन रहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन बहुत ही रैपिडली डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब इस एरिया में, इस रीजन में अगर हाइड्रा की बात करें तो यहाँ पे हेड इनहिबिशन जो मॉलिक्यूल है जो नया हेड बनने से मना कर रहा है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ कम हुई, यहाँ आते आते मतलब मान लीजिए बिल्कुल खत्म ही हो गई, एकदम से कम हो गई। तो अगर आप यहाँ पे नया टिश्यू हाइपोस्टोम टिश्यू ग्राफ्ट करेंगे ना तो यहाँ पे नया हाइड्रा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट है और उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। वो धीरे धीरे तेजी से खत्म होती है, लेकिन यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसीलिए नया हेड नहीं बनेगा। अगर आपको नया हेड बनाना है तो ऐसी जगह पे इम्प्लांट करिए जहाँ पे इनहिबिशन ग्रेडियंट कम है। तो ये बात हुई हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट के बारे में। तो हमने हेड देखिए अब तक हमने क्या बात की कि रीजनरेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म। हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट और हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट दोनों के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। यहीं पे लिखिए कि देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ हेड इनहिबिटर एज वेल एज हेड एक्टिवेटर। ये हाइड्रा की बॉडी में हेड इनहिबिटर और हेड एक्टिवेटर ग्रेडियंट दोनों मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि हाइपोस्टोम एक्ट्स एज एन ऑर्गेनाइजर। जो हाइपोस्टोम होता है वो एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है। ऑर्गेनाइजर मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने वाला। तो ऑर्गेनाइजर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रक्चर्स को बॉडी में। तो हाइपोस्टोम जो हाइड्रा की बॉडी में जो ऑर्गेनाइजर होता है वो हाइपोस्टोम होता है। तो देखिए एथल ब्राउन नोटेड दैट द हाइपोस्टोम एक्ट एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ द हाइड्रा। एथल ब्राउन ने ये बताया कि हाइपोस्टोम में हाइड्रा जो है वो ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है। और ऑर्गेनाइजर हाइपोस्टोम के बारे में कि वो ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है, ये 4 पॉइंट बताए गए हैं जो आपको पता रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। पहला कि व्हेन ट्रांसप्लांटेड द हाइपोस्टोम कैन इंड्यूस होस्ट टिश्यू टू फॉर्म अ सेकेंड बॉडी एक्सिस। हाइपोस्टोम हाइड्रा की तरह ऑर्गेनाइजर की तरह क्यों काम करता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला तो ये है कि जब हाइपोस्टोम टिश्यू को किसी होस्ट हाइड्रा में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो नई एक बॉडी एक्सिस बना देता है, ठीक है, बनाता है ना। फिर दूसरा कि हाइपोस्टोम प्रोड्यूसेस बोथ द हेड एक्टिवेशन एंड हेड इनहिबिशन सिग्नल। ये भी हमने देखा कि जो हाइपोस्टोम होता है उसके पास हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल भी होता है और हेड इनहिबिशन मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। थर्ड है कि द हाइपोस्टोम इज द ओनली सेल्फ डिफरेंशिएटिंग रीजन ऑफ हाइड्रा। हाइपोस्टोम सिर्फ इकलौता सेल्फ डिफरेंशिएटिंग रीजन है हाइड्रा का।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि द हेड इनिबिशन सिग्नल इज एक्चुअली अ सिग्नल टू इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। जो हेड इनिबिशन सिग्नल है वो एक्चुअली उस हाइड्रा की बॉडी को नए ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनाने से मना करना है। ठीक है, ये हाइपोस्टोम के बारे में जानकारी है। हाइपोस्टोम क्या है? हाइड्रा का ऑर्गेनाइजर है, ये बात पता चली। तो इसी बात को पता करने के लिए कि हाइपोस्टोम ही है वो क्या है, हाइड्रा का ऑर्गेनाइजर है, ब्राउन और बोर्ड्स जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक वो लिया था, होस्ट हाइड्रा लिया था, ठीक है, और इसको इंडिया इंक से लेबल कर दिया था। इसमें एक इंक डाली थी, इंडिया इंक, एक डाई डाली थी, और इसमें क्या किया, हाइपोस्टोम टिश्यू यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, नई बॉडी एक्सिस बनी, और जब पता किया गया कि जो नई बॉडी एक्सिस बनी थी तो उसमें सारे डोनर टिश्यू के सेल्स थे, और इस चीज़ को इंड्यूस किया था हाइपोस्टोम ने ही। हाइपोस्टोम ने उसको इंड्यूस किया डोनर टिश्यू के सेल्स को कि तुम क्या करो, तुम वो बनाओ, नई एक्सिस फॉर्म करो। तो ये ब्राउन्स और बोडे का एक्सपेरिमेंट था हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजर इस बात को प्रूव करने के लिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देन ये पे लिखिए ओनली द हाइपोस्टोम रीजन कुड अल्टर द फेट ऑफ द ट्रंक सेल एंड देम टू बिकम अ हेड सेल। सिर्फ हाइपोस्टोम ही है जो किसी भी सेल का फेट को हाइड्रा में चेंज कर सकता है। वही इंड्यूसर है, वही हेड एक्टिवेशन, हेड इनिबिशन सिग्नल सब देगा। नेक्स्ट है कि देखिए, मैं ये एक एक लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो भी है, जो बात है वो बता दी हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द हेड इनिबिटर अपीयर्स टू रिप्रेस द इफेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग सिग्नल फ्रॉम द डोनर हाइपोस्टोम एंड इट्स नॉर्मली फंक्शन टू प्रिवेंट अदर पोजीशन ऑफ हाइड्रा फ्रॉम हैविंग सच ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज। जो हेड इनिबिटर सिग्नल होता है वो एक्चुअली क्या करता है, नई ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनने से मना करता है। नए ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इसको नहीं बनाना, एक हाइड्रा की बॉडी में एक ही हाइपोस्टोम है और वही ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा। अब फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ की जीन्स इन हाइपोस्टोम दैट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। हाइपोस्टोम में कौन कौन से जीन्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह काम करने में उसको मदद करते हैं, वही हाइपोस्टोम है जो सब कुछ इंड्यूस कर रहा है। तो इसमें हमें जीन्स के बारे में पता करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 जीन्स आर नोन टू बी एक्टिव इन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम में 3 जीन्स हैं जो उसको ऑर्गेनाइजर की तरह मदद करते हैं हेल्प वर्क करने में, ठीक है। पहला क्या है, पहला है WNT प्रोटीन्स है, ठीक है। WNT प्रोटीन है और वो भी पर्टिकुलरली WNT3 प्रोटीन है, ठीक है। WNT3 प्रोटीन है। ये सीन इन एपिकल एंड ऑफ अर्ली बर्ड की एपिकल एंड में, मतलब नया नया जो बर्ड अगर बन रहा है, ये हाइड्रा है पुराना, एक नया हाइड्रा बन रहा है, तो इसके एपिकल एंड में WNT प्रोटीन देखा जाता है। डिफाइनिंग हाइपोस्टोम रीजन एज द बर्ड इनोगेट्स। तो पहला क्या है, पहला WNT प्रोटीन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहला और दूसरा गूस कॉइड जीन होता है और तीसरा ब्रैक्यूरी जीन होता है। देखिए होता कैसे है ना, काम कैसे करता है, कहाँ जगह है, ये हम बात कर रहे हैं कि WNT प्रोटीन जो WNT3 प्रोटीन है, ये क्या कर पाता है, ये हाइपोस्टोम को ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करने में मदद करता है। सबसे सिंपल शब्दों में आप समझिए कि WNT क्या करवाता है, हेड बनवाता है। क्या होता है कि एक वो चलता रहता है, मैकेनिज्म होता है, इसका साइकिल चलती रहती है सेल में कि WNT जो प्रोटीन है ये अगर सेल में एब्सेंट है, अभी मान लीजिए अभी सेल में एब्सेंट है WNT प्रोटीन, तो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिजल्ड नाम के और LPR नाम के रिसेप्टर होते हैं, ये इनसे बाइंड नहीं कर पाएगा। WNT अभी इनसे बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब है ही नहीं तो बाइंड क्या करेगा, तो ये ऐसे खाली रहते हैं। तो सेल के अंदर होता है GSK3, ये क्या करता है, ये बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है, और बीटा कैटेनिन को फॉस्फोराइलेट करने के बाद इसको डिग्रेड कर देता है, ये खत्म हो जाता है बीटा कैटेनिन। तो बीटा कैटेनिन क्या होता है, वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह ये काम करता है। तो ये डिग्रेड हो जाता है तो न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाता है, और क्या होता है,
तो हेड की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है मैं इसका मैकेनिज्म बताई हूँ भी कि WNT3 प्रोटीन हमने देखा कि हाइपोस्टोम मतलब हेड बनाने के लिए जरूरी होता है WNT3 प्रोटीन। होता क्या है कि WNT3 प्रोटीन जब सेल में नहीं मौजूद है उस टाइम तो एब्सेंट है अभी, तो फ्रिजर्ड और NPR नाम की जो रिसेप्टर है जब WNT3 उनसे बाइंड करता है वो फ्री रहते हैं। फिर ये GSK3 एक होता है, ये क्या करता है, ये बीटा कैटेनिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये न्यूक्लियस में नहीं जा पाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है और हेड नहीं बन पाता है। लेकिन सीन चेंज हो जाएगा जब W3 प्रोटीन आएगा। W3 प्रोटीन जब आएगा तो क्या होगा, अब W प्रोटीन आ गया, मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे WNT3 प्रोटीन यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, तो ये रिजल्ट से और LPR से बाइंड कर जाएगा। ये बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद अब ये GSK को इनहिबिट कर देंगे, इसको रोक देंगे, इसको काम करने से इनहिबिट कर देंगे। तो अब ये बीटा कैटेनिन फ्री है हो जाएगा और ये न्यूक्लियस में जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और हेड फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब हेड फॉर्मेशन होने के लिए WNT3 का प्रेजेंस होना जरूरी है और GSK3 का इनहिबिशन जरूरी है। यही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। दे इनहिबिट GSK3 टू स्टेबलाइज बीटा कैटेनिन इन द सेल न्यूक्लियस। GSK3 को इनहिबिट करेंगे और बीटा कैटेनिन सेल न्यूक्लियस में जाएगा। इफ GSK3 इज इनहिबिटेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सिस, एक्टोपिक टेंटिकल्स फॉर्म एट ऑल लेवल। अगर GSK3 को आप हमेशा पूरी बॉडी एक्सिस में ही इनहिबिट कर देंगे तो GSK3 अगर जब इनहिबिट हो रहा है तो हेड बन रहा है, लेकिन अब पूरी बॉडी में अगर हर वक्त GSK3 इनहिबिट करेंगे तो हर जगह से हेड निकल जाएंगी, यही बातें लिखी। और ईच पीस ऑफ द ट्रंक हैज एबिलिटी टू स्टिमुलेट द आउटग्रोथ ऑफ न्यू बट। तो ये हमने पहले वाले की बात की कि WNT3 प्रोटीन और हेड फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो देखा हमने। दूसरी जो जीन है वो क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर वर्टिब्रेट ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल इज गूस्कॉइड जीन है दूसरी, और ये इज रेस्ट्रिक्टेड टू हाइपोस्टोम रीजन, और ये हाइपोस्टोम रीजन में ही होती है। तीसरा होता है ब्रैक्यूरी जीन, ये क्या करता है, ये थोड़ा उसको मिजोडर्म की तरह काम करने में मदद करता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि हेड फॉर्मेशन के लिए यह हाइपोस्टोम को ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करने के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रा में, WNT प्रोटीन, वो भी पर्टिकुलरली WNT3 प्रोटीन, गूस्कॉइड और ब्रैक्यूरी जीन। मैकेनिज्म भी हमने देखा, ठीक है। ये वाली मैकेनिज्म जब WNT3 एब्सेंट रहेगा, जब WNT3 प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए, अब तक हमने बात कर ली पूरा हेड वाले सिस्टम की कि हेड एक्टिवेशन होता है, मॉलिक्यूल हेड इनहिबिशन होता है, कैसे बनता है, मैकेनिज्म भी देख लिया, जीन्स भी देख लिए। फूड वाले की तो अभी हमने कुछ बात ही नहीं की, तो फूड वाले की भी बात कर लेते हैं थोड़ा कि फूड एक्टिवेशन और फूड इनहिबिशन ग्रेडियंट। अच्छा, ये थी फूड हेड इनहिबिशन मॉलिक्यूल के बारे में अभी पता किया जा रहा है, अभी पता नहीं है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बारे में भी रिसर्च चल रही है कौन कौन से मॉलिक्यूल है, ठीक है। फूड एक्टिवेशन और फूड इनहिबिशन ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो देखिए, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसल डिस्क सजेस्ट दैट सॉरी इट इज द सोर्स ऑफ बोथ द फूड एक्टिवेशन एंड द फूड इनहिबिशन ग्रेडियंट। कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि जो बेसल डिस्क है ना, वो फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट का भी और फूड इनहिबिशन ग्रेडियंट का भी सोर्स है, जैसा हाइपोस्टोम वाले के साथ था, ठीक है। वो हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट भी था उसमें, हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट भी था। तो बेसल डिस्क के बारे में भी यही पता चला कि वो उसमें फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट भी है जो फूड बनाने में मदद करेंगे, और फूड इनहिबिशन ग्रेडियंट भी है। The inhibition gradients for head and foot may be important in determining where and when a bud can form। ये बात देखिए, जो इनहिबिशन ग्रेडियंट है हेड वाले के लिए भी और फुट वाले के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है कि नई बड कहाँ से बनेगी। इन यंग हाइड्रा द ग्रेडियंट्स ऑफ हेड एंड फुट इनहिबिटर अपीयर टू ब्लॉक ब्लड फॉर्मेशन। जब देखिए, जब हाइड्रा छोटा होता है, ठीक है, अभी छोटा सा हाइड्रा है अभी, तो उसमें जो हेड एक्टिवेशन है और फूड एक्टिवेशन इनहिबिटर से वो दोनों पास पास है, तो वो नई बर्ड को फॉर्मेशन करने से रोकेंगे। बेचारा वो अभी छोटा सा है अभी, जैसे जैसे हाइड्रा बड़ा होता जाता है उसकी हाइट बढ़ गई, लंबा हो गया, वो तो दूर दूर हो गए दोनों,
जब छोटा सा होगा, इतना छोटा सा होगा तो सब पास पास रहेंगे, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो दूर दूर हो जाएंगे। तो जब दूर जाएंगे तभी एक नई बर्ड का फॉर्मेशन होगा, जब वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे तो, ठीक है। हाउएवर एज द हाइड्रा ग्रोज द सोर्स ऑफ दीज लेबाइल सब्सटेंसेस ग्रो फर्दर अपार्ट, ग्रो करते हैं तो दूर दूर चले जाते हैं दोनों, creating a region of tissue about two-thirds down the trunk where the level of both inhibitors are minimum। फिर एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पे दोनों इनहिबिटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, मिनिमम होता है, जो जहाँ एक दूसरे से वो ओवरलैप नहीं करते हैं। दिस रीजन इज वेयर द बड फॉर्म्स, यहाँ पे बड फॉर्म होता है। तो ये तो बात तो सिर्फ इसके बारे में थी कि फूड एक्टिवेशन ग्रेडियंट होता है, फूड इनहिबिशन ग्रेडियंट बेसल डिस्क में होता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, जैसे हेड के बारे में हमने देखा, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रा में फूड बनाने के लिए मदद करते हैं। तो पहले देखिए टायरोसिन काइनेज है, ये शिनगार्ड जीन का एक प्रोडक्ट है। तो उससे पहले ये भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सेवरल स्मॉल पेप्टाइड्स have been found to activate food formation and researchers are just beginning to sort out the mechanism by which these proteins arise and function। तो कुछ पेप्टाइड्स हैं जो फूड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, उनके मैकेनिज्म समझने की कोशिश की जा रही है अभी भी। तो चलिए अभी हमारे लिए ठीक है कि हमें बस नाम याद रखना है, नहीं तो मैकेनिज्म भी फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो however the specification of cells as they migrate from the basal region through the body column may be mediated by a gradient of tyrosine kinase। तो एक टायरोसिन काइनेज का ग्रेडियंट है, वही फूड फॉर्मेशन करवाता है, और ये प्रोडक्ट है किसका, शिनगार्ड जीन का। दैट एक्सटेंड अ ग्रेडियंट फ्रॉम द एक्टोडर्म जस्ट अबव द बेसल डिस्क टू द लोअर रीजन ऑफ द ट्रंक, और ये बेसल डिस्क के ऊपर की तरफ जाता है। बर्ड appears to form where these gradients fade। और एक नई बर्ड कहाँ होती है, जब ये ग्रेडियंट है जो कम हो जाता है, फेड हो जाता है। The Shingard gene appears to activated through the product of the Menical gene, a putative transcription factor that is expressed earlier in the basal disc ectoderm। तो ये बात हो गई, ये हमने हाइड्रा के बारे में बात की। तो हाइड्रा के बारे में हेड हाइड्रा की बॉडी में एक हेड एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होता है, ग्रेडियंट होता है, और हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट होता है। हेड एक्टिवेशन वाला क्या होता है, हेड और हेडी, जो हेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बर्ड फॉर्मेशन के लिए। फिर HYM301 होता है जो टेंटेकल्स के नंबर को रेगुलेट करता है। और इनहिबिशन ग्रेडियंट के बारे में अभी पता किया जा रहा है, उसके बारे में भी हमने बात की, मैकेनिज्म हमने देखा, और फूड इनहिबिशन वाले के बारे में बात। टायरोसिन काइनेज होता है जो कि शिनगार्ड जीन का प्रोडक्ट है। तो ये हो गई हाइड्रा के बारे में बात। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।